हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज सर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम रियल नंबर है शुरुआत करेंगे और जानेंगे रियल नंबर क्या होते हैं, वो कौन कौन से नंबर हैं जो मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, मैं आपको पहले बता दूं कि रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी रियल नंबर के पार्ट होते हैं। कहने का मतलब ये है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़कर, इमेजिनरी कौन से, जो आयोटा वाले नंबर होते हैं उनको छोड़कर बाकी सब नंबर रियल नंबर में आते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए एवरी नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स को आप लोग जानते हैं ना, 1 2 3 4 यानी सारे पॉजिटिव नंबर जो एक अरेंजमेंट में अरेंज हो, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये नेचुरल नंबर हो गए, ये रियल नंबर का पार्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो होल नंबर्स की, होल नंबर्स में क्या होता है, सिर्फ 0 आ जाता है और बाकी नेचुरल नंबर के पार्ट रिपीट हो जाता है, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ना ये दोनों पार्ट। तो देखिए होल नंबर भी रियल नंबर में आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वाली वैल्यू, 0 और पॉजिटिव वाली वैल्यू, यानी माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए, जैसे -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और डैश 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 पॉजिटिव इंटीजर तक। तो जो नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं और इंक्लूडेड 0 हों, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स भी क्या है, रियल नंबर का पार्ट है। तो इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर भी आ गया और होल नंबर भी आ गए और नेगेटिव वाली वैल्यू भी आ गई। क्लियर है ना। अब हम देखते हैं आगे हमारा जो अगला पार्ट है जिसका नाम है रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स को हम देखेंगे। तो रैशनल नंबर बच्चों क्या होते हैं, वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, वेयर P एंड Q आर दी इंटीजर्स, ओके, जहाँ P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। और इसमें एक छोटी सी कंडीशन होती है कि इसमें जो डिनोमिनेटर होता है Q, वो 0 कभी भी नहीं होता। मतलब जो हमारा न्यूमरेटर P है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन Q जो होता है हमारा कभी भी 0 नहीं होता। बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखते हैं बच्चों इस रैशनल नंबर को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं। 1/2, तो देखिए 1 क्या है, ये P है, 2 है Q, यानी ये क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए ये भी रैशनल एक्सप्रेशन होंगे। और देखिए 3/4 ये भी रैशनल एक्सप्रेशन होगा। -2/3 ये भी रैशनल होगा, क्यों, क्योंकि -2 क्या है, इंटीजर्स हैं। तो मैंने अभी बताया कि जितने भी इंटीजर्स हैं ये सभी रैशनल नंबर में आ जाते हैं। बताया ना मैंने अभी, P एंड Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखिए -2 भी क्या है, इंटीजर है, और 3 भी इंटीजर है, और ये दोनों क्या है, P/Q के फॉर्म के हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर होंगे। क्लियर है ना बच्चों। अब देखिए जब सभी रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में हो, मैं क्या बोल रहा हूं, जब सभी जितने भी रैशनल नंबर यानी P/Q का जो फॉर्म होता है वो क्या हो, अगर डेसिमल फॉर्म में हो यानी पॉइंट वाले फॉर्म में, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं या रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल या क्या हो सकते हैं, रिपीटिंग या रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। तो क्या हो सकते हैं, जब भी हमारा रैशनल नंबर जो होता है वो अगर डेसिमल फॉर्म में हो तो उसमें ये दो फॉर्म होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा रिकरिंग डेसिमल। तो नाम से समझ में आ रहा है, टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी अगर मेरे पास में इसका एग्जाम्पल देखूं तो अगर 3/4 का मैं एग्जाम्पल लूँ तो ये 3/4 क्या रैशनल एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको 4 को 3 में डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.75। तो देखिए ये टर्मिनेट हो रहा है ना, पूरा डिवाइड चला जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, टर्मिनेट मतलब सॉल्व हो जा रहा है, कट जा रहा है, ठीक है।
तो 3/4 को जब मैंने डिवाइड किया तो 0.75 आया, तो ये टर्मिनेट हो गया पूरा पूरा। ठीक है, इसके बाद में अब हम देखेंगे अगर 1/2 का मैं एग्जांपल लूँ, 1/2, तो 1/2 भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये इसका आंसर क्या आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, तो पूरा पूरा टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये किसका टाइप है, ये रैशनल नंबर का ही टाइप है। ठीक है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है ना, ये सब रैशनल नंबर और सभी सभी क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, रिकरिंग के हम बात करेंगे। तो रिकरिंग का हम एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं इसको 1/3 लिखूँ तो 1/3 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो 0.3 फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, और ये क्या है, सो ऑन चलता रहेगा। मतलब क्या है, इसको मैं और क्या ले सकता हूँ, 0.3 के ऊपर एक बार। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 के बाद 3, 3 के बाद 3 रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। तो रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल के बाद में क्या हो रहा है, 3 रिपीट होता जा रहा है। तो ये समझ में आया होगा आपको, ये एग्जाम्पल 1/3 किसका एग्जाम्पल है, रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल का। ओके, इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है कि 10/3, तो 10/3 का आंसर क्या आएगा, 3.3333, ये ऐसे आएगा ना, ये सब बढ़ता जाएगा 3 3 3। तो ये क्या, 3 के बाद 3, 3 के बाद 3, 3 के बाद 3 क्या है, रिपीट होता जा रहा है। इसलिए ये एग्जाम्पल किसका है, रिकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोनों, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। अब देखिए, रैशनल नंबर की हमने बात करी थी, अगर मैं इसी में इरेशनल नंबर की बात करूँ तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होते, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। और क्या होता है, नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं। इसमें हमने क्या बताया, रिकरिंग डेसिमल बताया रैशनल नंबर में, लेकिन इरेशनल में क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा, यानी कि वो क्या होंगे, रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, और ना ही वो टर्मिनेट होंगे, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, इरेशनल। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं अगला जो हमारा नंबर है उसका नाम है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर भी हमारा किसका पार्ट है, रियल नंबर का ही पार्ट है, ये भी रियल नंबर में ही आता है। तो देखिए इरेशनल नंबर हम किसको बोलेंगे, जो रैशनल ना हो, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q के जो फॉर्म में ना हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग अभी बताया था मैंने, एंड नॉन रिकरिंग रिकरिंग हो। ठीक है, जिनका क्या हो, जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो, वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। राइट, अब देखिए जैसे कि इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम। √2, अभी मैं बताऊंगा ये क्यों √2 हमारे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एग्जांपल देखते हैं, √3, √5, √7 एंड पाई, है ना। और भी जितने हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, रूट वाले प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम नंबर पता है ना क्या होता है, जिनका फैक्टर क्या हो, 1 हो, और जो सेल्फ ही डिवाइडेड हो। ठीक है, जो अपने आप से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ देखेंगे √2, √3, √5, √7 एंड पाई, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इरेशनल नंबर के। क्यों हैं, अभी हम देखेंगे। देखिए √2 की अगर जब मैं वैल्यू देखूंगा तो √2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, बहुत बड़ी वैल्यू आती है, 1.4142135623 एंड सो ऑन। देखिए कितनी बड़ी वैल्यू जा रही है √2 की, यानी √2 की वैल्यू को डिफाइन करना मुश्किल होता है, इसलिए तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। जिनको फाइंड आउट करना आसान ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर में हम लोग क्या करते हैं, आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर में जो नंबर होते हैं वो इजीली फाइंड आउट नहीं होते, बहुत लंबे लंबे जाते हैं इसके सॉल्यूशन। तो इसीलिए, और दूसरी बात क्या है, देखिए पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद में ये क्या है, देखिए कोई भी रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना रिपीट, तो इसलिए क्या है, नॉन रिकरिंग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म है ये। ठीक है, और साथ साथ में टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, क्योंकि अप टू डैश, देखिए आगे इसका सॉल्यूशन चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, इसलिए √2 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे √3 की हम बात करेंगे, तो देखिए √3 की वैल्यू होती है 1.7320508007 एंड अप टू डैश,
ये भी क्या है, देखिए नॉन रिपीटिंग टर्म है और नॉन टर्मिनेट है, ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। इसी तरह से अगर हम पाई की वैल्यू देखेंगे तो पाई की वैल्यू हम क्या लिखते हैं 22/7, है ना, यानी इसका मतलब ये कितना होता है 3.14 लिख देते हैं, लेकिन ये वैल्यू नहीं होती पाई की। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है बच्चों, आज हम देखेंगे, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14159265 एंड सो ऑन, इस तरह बढ़ती जाती है। देखिए ये भी क्या है, नॉन रिपीटिंग एंड क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है, तो इसलिए पाई भी हमारा क्या है, इररेशनल नंबर में आ जाएगा। आई होप आप लोगों को सबको क्लियर हुआ होगा। इस तरह हमने देखा बच्चों आज कि हमारे रियल नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर में हमारे कौन कौन से नंबर्स आते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बच्चों मेरे साथ आप बने रहिएगा, आपको मैं इतने बढ़िया से मैथमेटिक्स सॉल्व करवाऊंगा कि सारे क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे। ओके, तो अब हम इसके बाद में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं वो एल्गोरिथम क्या है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर इसको थ्योरम भी बोलते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है। इस थ्योरम में हम देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसका थोड़ा सा स्टेटमेंट दे देता हूं। इस थ्योरम में हम क्या करते हैं, 2 और मोर देन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF पता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 या 2 से ज़्यादा जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका HCF फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है इस थ्योरम का। इसका जो फॉर्म होता है वो होता है B = टू, या फिर इसको लिख सकते हैं A = BQ + R, ये फॉर्म होता है इसका। ओके, इसमें ये जो R है, R की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी और B से छोटी होती है। इसमें वेयर A = डिविडेंड, डिविडेंड पता है ना क्या होते हैं, जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं। B = डिवाइज़र, Q = क्वोशिएंट एंड R = रिमाइंडर। ओके बच्चों, तो A = BQ + R में मैंने ये चारों फॉर्म बता दिए, ये क्या होते हैं। A = डिविडेंड, B = डिवाइज़र, Q = क्वोशिएंट, जो हमारा जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो जो हमारा कितने बार जाता है ना, वो हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, और रिमाइंडर हमारा लास्ट में जो पार्ट बच जाता है और रिमाइंडर होता है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो डिवाइडिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे B इज़ अवर डिवाइज़र, A इज़ अवर डिविडेंड, हियर इज़ योर क्वोशिएंट एंड टोटल रिमाइंडर इज़ हियर, राइट। तो ये छोटा सा फॉर्म होता है। अब इस एल्गोरिथम को हम कैसे लिखते हैं और कैसे इसका प्रोसेस होता है, या क्या इसके प्रोसीजर होता है, आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए A और B को कंपेयर करते हैं। ठीक है, पहले A और B को कंपेयर करते हैं। इसमें से जो बड़ा टर्म होता है उसको हम A की जगह लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, इस फॉर्म से डिवाइड करते हैं, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा। और इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाते हैं, और तब तक सॉल्व करते हैं जब तक हमारा R क्या होता है, 0 नहीं आ जाता। अब जैसे इसको मैं ओरली बोल रहा हूँ, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 इसका हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आपको सपोज दैट कि 12,15 का HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, HCF ऑफ 12,15 थ्रू यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1, 12 और 15 को पहले मैं कंपेयर करूंगा। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि 15 इज़ ग्रेटर देन 12, तो 15 हमारा क्या होगा, डिविडेंड हो जाएगा, A की जगह 15 आ जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने a इज इक्वल्स टू क्या 15 आ जाएगा, तो 15 इज इक्वल्स टू और 12 क्या हो जाएगा हमारे डिवाइज़र, यानी b के जगह 12 आ गया। अब यहाँ ये मैंने जो आपको फॉर्म बताया था इसी फॉर्म में मैं 12 का 15 में डिवाइड कर रहा हूँ, तो 12 डिवाइडेड बाय 15, तो 1 टाइम जाएगा 12 आया, रिमाइंडर कितना आया 3, तो 12 इंटू, अब यहाँ देखिए q की जगह क्या आ जाएगा हमारा 1, q क्या है हमारा कोशेंट और रिमाइंडर क्या है 3, ठीक है, तो q की जगह क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा और रिमाइंडर की जगह आ गया 3। तो अब यहाँ से 15 का काम खत्म हो गया, 15 हट जाएगा। अब 12 और 3 को मैं अगेन स्टेप नंबर 2 में कंपेयर करूँगा, तो स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा कि 12 इज़ ग्रेटर देन 3, है ना, 12 और 3 को कंपेयर किया तो 12 क्या है ग्रेटर है 3 से, तो a हमारा कितना हो गया 12 और b हो गया 3, तो 12 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 3, और 3 का जब मैं 12 में मल्टीप्लाई करूँगा इसी प्रोसेस से तो 4 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। क्लियर है ना बच्चों? जब हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए तो हमें इस थ्योरम को क्या करना है स्टॉप कर देना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए ये जो b के फॉर्म में बचेगा यही हमारा क्या होगा HCF होगा, दैट मीन्स HCF ऑफ 12,15 इज इक्वल्स टू कितना 3। ठीक है, क्लियर हुआ होगा बच्चों आपको ये सब। तो यही स्टेप्स होती हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की, इसी प्रोसेस से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को प्रूव भी कर सकते हैं और ऐसे एग्जांपल्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं।